हेलो, नमस्ते। अच्छा की पाठशाला में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ ग्रामर। ग्रामर में क्या सिंथेसिस आप पढ़ रहे हैं, जो खासकर इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि इसमें हो सकता है आप आकलन करें कि ये इसमें 2-3 नंबर ही परीक्षा मिलते हैं, लेकिन याद रखिए कि मैं मानता हूं कि ये कम से कम 20-25 अंक निर्धारित करता है आपकी पूरी परीक्षा में। वो क्यों? क्योंकि इसमें इतने सूक्ष्म नियम हैं कि आप उन्हें समझते हैं तो आपके लेखनी पर, आपके जब प्रश्न के उत्तर देते हैं उस पर असर दिखेगा आपकी ग्रामर का। तो महज इसे 2 अंक का, 3 अंक का मत आंकिएगा, यह पूरा आपका ग्रामर डिसाइड करने वाला है टॉपिक। उदाहरण के लिए, जैसे हमने कितना ज्यादा चर्चा की कि फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमने इस पर भूमिका बनाई। पिछले 2 वीडियो इस पर बखूबी हमने बनाया और हम सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं उस पर हमारी चर्चा कंटिन्यू है, जिस पर हमने देखा कि हमने 2 नियम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने खूब उसे विस्तार से बात की, उदाहरणों के द्वारा बात की, किस पे? पार्टिसिपल पर। तीनों प्रकार के हमने चर्चा की, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट की, उस पर मैंने आपका कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास किया है। अगर आपने वो चीज नहीं देखी है तो पहले उसे प्लीज देखकर आइए, है ना। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। आज इस क्रम में हम आगे देखते हैं अपना तीसरा नियम। अपना तीसरा नियम, सिंपल सेंटेंस कैसे हम फॉर्मेट करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। तो उसी क्रम में देखिए मेरे पीछे लिखा हुआ है एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या लिखा है? एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज। तो हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, मकसद आपका याद रहे वही हमारे पीछे पड़ी हुई है, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस में केवल इसी की चर्चा हो रही है। तो हम एडजेक्टिव के माध्यम से या एडजेक्टिवल फ्रेज के माध्यम से हम वो कौन सी तरकीब अपनाएंगे जिससे कि हम सेंटेंस में पाई जाने वाली 2 फाइनाइट वर्ब हो, 3 फाइनाइट वर्ब हो, उन्हें हटाकर केवल एक करना है, उसकी एक विधि हो सकती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। देखो है क्या, अब हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव आप जानते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता हो। आपने बड़ा सुंदर सुना होगा। मैं थोड़ा सा इसे आपके सामने और बेहतर ढंग से पेश करता हूं कि एडजेक्टिव दरअसल होता क्या है, एडजेक्टिव के विषय में आपकी एक समझ बने और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो आइए मेरे साथ, यहां पर मैंने लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो क्वालिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन की। हिंदी में बोले तो आप कहते हो कि नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए। लेकिन थोड़ा सा मैं और कहूंगा आपसे, इस क्वालिफाइज को, किसको कहूं? इस क्वालिफाइज वर्ड पर याद करिए, क्वालिफाइज है क्या दरअसल? ये कि नाउन या प्रोनाउन है क्या। मैं एक लाइन सुनाऊंगा आपको। अच्छाइयां हैं मुझ में, बुराइयां हैं मुझ में, अच्छाइयां हैं मुझ में, बुराइयां हैं मुझ में, तू बता क्या ढूंढना है तुझे मुझ में। गौर करिए, मैंने क्या कहा कि अच्छाइयां हैं मुझ में, बुराइयां हैं मुझ में, तू बता क्या ढूंढना है मुझ में। दरअसल मैं ये कह रहा हूं कि मुझ में अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई बुराई का मतलब मेरे एडजेक्टिव अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मैं शायरी नहीं कर रहा हूं, आप जाने दीजिए उस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि नाउन या प्रोनाउन में क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि आप में प्लस ढूंढे या माइनस ढूंढे, आपकी अच्छाई ढूंढ सकते हैं या बुराई ढूंढ सकते हैं, है ना। आप समझे? तो नाउन या प्रोनाउन की वो विशेषताएं जो उसे कम करती हो या उसे अच्छा बनाती हो, तो वो होता है बच्चे एडजेक्टिव। तो क्वालिफाई का मतलब यही होता है, नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, उसकी विशेषता बताता है। अच्छाई भी, विशेषता में दोनों चीज शामिल है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है। तो आपने एडजेक्टिव समझा। इसी से मिलता जुलता हुआ शब्द है एक और, एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, मैं इसे थोड़ा सा लिख के बताता हूं आपको। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, मैं लिखता हूं ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन आर प्रोनाउन। देखिए बात तो वही है, जहां पर यहां पर एक वर्ड था तो यहां मैंने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह होता है। ऐसे शब्दों का समूह कैसे होगा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड। मैं यहां इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा सब विदाउट, कैसे?
विदाउट फाइनाइट वर्ब, विदाउट फाइनाइट वर्ब। देखो याद करो, एक ऐसा ग्रुप शब्दों का समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं आनी चाहिए, नहीं फिर वो सेंटेंस ही हो जाएगा। तो मैंने एक बार पीछे और चर्चा की आपसे कि वर्ड जो होता है उसमें एक शब्द होता है, सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होते हैं, कई शब्द मिलते हैं और उसमें फुल स्टॉप आता है। लेकिन एक बीच की दशा होती है कि अगर दो तीन शब्द हो गए तो दो तीन शब्द हो गया, फुल स्टॉप भी नहीं आया, पूरी बात भी नहीं हुई, तो क्या हुआ, ना तो ये सेंटेंस रहा ना तो वर्ड रहा, है ना। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या हुआ कि पूरा सेंटेंस ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विदाउट फाइनाइट वर्ब। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें क्या होता है, फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। एक ऐसा शब्द समूह हूँ जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है। अब क्वालिफाइज तो मैं आपसे बता ही चुका हूँ। क्वालिफाइज का क्या मतलब, मुझमें अच्छाइयाँ भी हैं, मुझमें बुराइयां भी हैं, जो आपकी मर्जी हो आप ढूंढिए। यानी एडजेक्टिव का मतलब केवल अच्छाई बताना नहीं है, बुराई बताना भी है, यही है। तो वो क्या होता है एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में ये होता है कि नाउन में कुछ जोड़ देता है या घटा देता है। नाउन में क्या करता है, जोड़ देता है या घटा देता है। नाउन या प्रोनाउन में घटाने का मतलब क्या हुआ, बुराई बताना, बढ़ाने का मतलब क्या है, अच्छाई बताना। आप इतना तो समझ ही रहे हैं बच्चे, है ना। तो यहां तक रही हमारी बात। अभी मैं ज्यादा केवल आपकी थोड़ा सा इमेज बना रहा हूं, आपका दिमाग सेट कर रहा हूं कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। तो अगर मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं कि व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज एडजेक्टिवल फ्रेज, अब मैं इसको कैसे सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने में कैसे यूज करूंगा, ये आप एकाग्रचित होकर मेरी बात सुनिए, मेरा जो कहना है उस पर थोड़ा सा गौर करें आप। देखो बच्चे, इसे आप थोड़ा सा नोट डाउन करिए। मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सा नोट डाउन करते रहिए, कि ऐसा नहीं है स्क्रीनशॉट लीजिए कि चीजें बनती रहें, इसे आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। तो अब मैं मजेदार बात बताता हूं आपको। किताब में तो लिखा ही है, लेकिन अगर किताबों से सब कुछ समझ में आ जाता तो हमारी जरूरत ही क्या थी, है ना। तो आइए मैं आपसे थोड़ा सा इसको इलस्ट्रेट करता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चे, एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, मेरी माने एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एकदम ठेठ देहाती में आपको समझाता हूँ, अंग्रेजी नहीं आती है तो मेरे साथ आइए, आएगी, है ना। तो एडजेक्टिव बच्चे दो प्रकार के होते हैं, मैं लिख देता हूं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मैं दो प्रकार में बांटता हूं, किताबों में लिखा भी है, लेकिन मैं कैसे दिखा रहा हूं आपको। एक को बच्चे कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ऐसे लिख देता हूं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज। और दूसरा प्रेडिकेटिव बच्चे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये आप थोड़ा सा यह मानिए कि एडजेक्टिव के हमने दो काइंड्स आपके सामने रख दिया, आपके समक्ष रख दिया। अब देखना, समझने की बात यहां से वो क्या, कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से अलग किए जा सकते हैं, कुछ एडजेक्टिव बच्चे ऐसे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से अलग नहीं किए जा सकते। आप बोलोगे कि यह क्या कह रहे हो सर, हमने तो ऐसा सुना नहीं। मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैं कहूं कि काला कौआ, कौआ, कौआ की विशेषता क्या है, काला है। तो बताइए क्या कौवे से कालापन की जो विशेषता है क्या अलग हो जाएगी, नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो पैदा ही काला हुआ है, जहां उड़ के जाएगा वही जाएगा, काला जाएगा। तो बच्चे मेरे, जो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से अलग कतई नहीं किए जा सकते, जो नाउन या प्रोनाउन से एडजेक्टिव अलग नहीं किए जा सकते, उन्हें ही बच्चे कहते हैं क्या, एट्रीब्यूटिव यूज। क्या बच्चे कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एट्रीब्यूटिव यूज। वेरी गुड। जैसे मैंने कहा कि कौवा, कौवा कैसा, काला, तो काला उसका एडजेक्टिव है, बिल्कुल है, लेकिन कौवे से कभी काला जुदा नहीं हो सकता। अब एक और देखिए, कौवा पेड़ पर बैठने वाला, कौवा पेड़ पर बैठने वाला, ये भी उसका विशेषता है, एडजेक्टिव है। अब आप मुझे बताइए, तो पेड़ पर बैठने वाला ये विशेषता क्या उससे अलग की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। कैसे, अभी पेड़ पर बैठा है,
उड़ के कहीं और चला गया, उड़ के जमीन पर चला गया, उड़ पर छत पे चला गया, कहीं चला गया। तो वो एडजेक्टिव जो क्या होता है नाउन या प्रोनाउन से अलग हो सकते हैं, वो एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन से अलग हो सकते हैं उनको ही बच्चे प्रेडिकेट यूज कहते हैं। किसका? एडजेक्टिव का। तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, यहां पर लिख देता हूं जो अलग नहीं किए जा सकते, गुणा है यानी अलग नहीं किए जा सकते, और ये जो अलग क्या किए जा सकते हैं। मैंने ये अपने रिसर्च में पाया। ठीक है ना? तो इसे आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और इस पर विधिवत आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ओके, नोट डाउन करें प्लीज। तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब मैं आप अपनी बात जो समझाया उसे अब यहां थोड़ा सा अलग रूप में लिंक करता हूं। बच्चे जो एट्रीब्यूटिव यूज है यानी जो अलग नहीं किए जा सकते, जैसे मैं यहां लिख के दिखाता हूं, ए ब्लैक क्रो, ए ब्लैक क्रो सिटिंग इन द ट्री। देखना ये है ना, ये टोटल पूरा आपका नाउन ही है ना। ये आपका बच्चे देखिए कि ये जो क्रो है, ये क्रो ही मेन शब्द है, ये क्रो ही मेन शब्द है जो नाउन है, एक नाउन है। प्रोनाउन होता तो ही सी यू कुछ आता। तो देखना उसके पहले जो यूज हुआ है बच्चे ये क्या है, यही तो एट्रीब्यूटिव यूज है। और जो बाद में आया है, क्रो के जो बाद में आया है उसी को बच्चे कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज, जो यहां लिया है। देखिए ये अलग हो सकता है। एक बात और मैं आपको जोड़ दूं, आपको मजा आएगा। जो एडजेक्टिव हो जो अलग किए जा सकते हैं, जो अलग किए जा सकते हैं उन्हें बाद में लिखा जा सकता है, जो अलग नहीं किए जा सकते उन्हें पहले ही लिख दिया जाता है। देखो क्रो है ना, देखो क्रो के आगे और क्रो के पीछे, तो जो अलग नहीं किए जा सकते वो पीछे लगते हैं, और जो पीछे लगते हैं वही एट्रीब्यूटिव है, और जो एट्रीब्यूटिव है वही एडजेक्टिव है, जो एट्रीब्यूटिव है वही एडजेक्टिव है, और जो प्रेडिकेटिव है बच्चे वही एडजेक्टिवल फ्रेज है। क्या मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा हूं? एक बार फिर से गौर करिए। ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन से अलग किए जा सकते हैं वो बाद में लगते हैं, जो नहीं किए जा सकते वो पहले लगते हैं, जो पहले लगते हैं उन्हीं को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं उन्हीं को हम यहाँ एडजेक्टिव कह रहे हैं, और जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं यानी जो बाद में यूज होते हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर एडजेक्टिवल फ्रेज कह रहा हूं। तो मैं अभी कुछ पढ़ाया नहीं आपको इस तरह, मैं अभी तो केवल आपके ये दो शब्द क्लियर कर रहा था कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है। देखो बच्चे, मैं ट्रिक व्रिक पे यकीन नहीं करता, ट्रिक वाले ना तो मैं वीडियो बनाता हूँ, हिम्मत है तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्योंकि क्या है, ट्रिक ऐसे होते हैं जैसे आपने कढ़ाई देखा हो, पतली कढ़ाई, जल्दी ताव आता है और तुरंत उतर जाता है, लेकिन ये मोटी कढ़ाई होती है दमदार, वो गर्म नहीं होती, और एक बार गर्म हो गई ना तो फिर ताव नहीं उतरता। ठीक वैसे ट्रिक वाले पढ़ोगे उतनी तो मजा आ जाए लेकिन तुरंत गायब हो जाए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के साथ आओगे तो ऐसा ताव चढ़ी ना कि जिंदगी भर भूली ना, याद रखिए, है ना। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। रही बात जो सिंथेसिस है तो दो चार एग्जांपल मैं भी समझा देता हूं आपका। डोंट मेंशन क्या करते हैं, किताबें हो, टीचर हो, डायरेक्ट उदाहरण पढ़ लो, समझ में आएगा। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, समझिए बात को, गौर करिए मैं क्या कह रहा हूं। कोई भी परीक्षा हो तुरंत पास कर जाओगे, ये तो छोटी परीक्षा है, आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे, फिर उनमें क्या करोगे। इसीलिए कहता हूं कॉन्सेप्ट बनाइए, मस्त रहिए, एग्जाम जो भी एग्जाम हो चैलेंज करिए उनको, नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात आपसे करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं, अब हम प्रूव कर देते हैं। प्रूव करना अब हमारे लिए बहुत आसान होगा। आसान क्यों हुआ, क्योंकि हमने जान ही लिया है कि एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव का यहाँ पर मतलब क्या है और एडजेक्टिवल फ्रेज के यहाँ क्या मतलब है। देखिए एक सेंटेंस लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ए मैन वेंट टू हिमालय, एक आदमी हिमालय गया। ही वाज लेम, वो लंगड़ा था।
एक आदमी, तो ये दो वाक्य हैं। देखिए बच्चे, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, तो इन दो जो हमारे पास रिंच है इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखते हैं, ए लेम मैन वेंट टू हिमालय। देखिए मैंने क्या लिखा कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर दिया। एक आदमी जो हिमालय गया वो लंगड़ा था, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैन के पीछे हमने क्या कर दिया? लेम शब्द लगा दिया, लंगड़ा। एक लंगड़ा आदमी हिमालय गया, तो आप ही बताओ ये कौन वाला इस्तेमाल हुआ? एडजेक्टिव। क्यों हुआ? क्योंकि जो मेन शब्द था, हेड वर्ड था मैन, उसके पहले हमने क्या लगाया? लंगड़ा। अब जब लंगड़ा है तो ये एडजेक्टिव से अलग हो नहीं सकता, पीछे लगेगा। तो कैसा यूज हुआ था? एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव का मतलब एडजेक्टिव यूज, ठीक है ना? तो यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज हुआ। अब देखिए, देयर इज ए पेन इन द पॉकेट, फुल स्टॉप। क्या है कि जेब में एक पेन है। देयर इज ए पेन इन द पॉकेट, जेब में एक पेन है। फिर क्या है? इट इज मेड ऑफ स्टील, ये किससे बना हुआ भैया? स्टील का बना हुआ पेन है। तो इन दोनों वाक्यों को सिंथेसाइज करते हैं। क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, जोड़ देते हैं। सिंथेसाइज ही कर रहे हैं सब, है ना? तो अच्छा, बार बार आपको बीच बीच में याद दिला दूं, हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने में एक ही काम है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक फाइनाइट वर्ब रहने देते हैं, दो फाइनाइट वर्ब को खत्म करके एक कर देते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि वाज एक लिंकिंग वर्ब है। ये मैंने कल बताया था, अगर पिछला वीडियो देखे होंगे। ये बी का रूप है। बी माने होता है होना, होना। भूतकाल में वाज हो जाता है उसी का। तो यहां भी एक देखिए, फाइनाइट वर्ब, बेंट फाइनाइट वर्ब, दोनों टेंस के अनुसार चल रही थी, इसलिए फाइनाइट थी। तो हमने वाज को क्या किया? मार दिया, खत्म किया, बचाया केवल क्या? बेंट को। शर्त पूरी। इसे बनाते हैं, जैसे ए पेन इन द पॉकेट, ए पेन इन द पॉकेट। यहां से इज मेड ऑफ स्टील। देखना, मैं थोड़ा सा इसका बताता हूं आपको, चिंता न करें। इसमें बच्चे मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज कर दिया। कैसे? देखिए, हमारा ये है नाउन, तो ये था पेन। अब पेन के बाद ही सब इस्तेमाल हुआ है, देख लो, पेन के बाद ही सब इस्तेमाल हुआ है। तो सॉरी, तो जब पे क्या होता है, नाउन के बाद जो यूज होते हैं एडजेक्टिव के, वो एडजेक्टिवल फ्रेज है, उनका हमने नाम क्या किया था? प्रेडिकेटिव यूज। तो देखिए, पेन तो यहाँ है, तो इन द पॉकेट उसकी एक विशेषता है, वो भी बाद में यूज हुआ। मेड ऑफ स्टील, जो क्या है? स्टील का बना है, उसको भी हमने यूज कर दिया। हो सकता है जैसे पेन जो स्टील का बना है उसे हम पिघला के दूसरे धातु का बना दे। यहाँ पर कहना ये चाहते हैं ग्रामर वाले, लिखना ये चाहते हैं कि जो पेन है उसके रूप परिवर्तन किए जा सकते हैं, यानी एडजेक्टिव अलग किया जा सकता है। रिसाइकिल होता है बच्चे, जैसे ये प्लास्टिक का मैंने मार्कर लिया ना, तो अभी तो मार्कर है, लेकिन पिघला के इसका कुछ और बना दे, यानी एडजेक्टिव जो मार्कर का है कुछ और हो सकता है। तो बाखूबी आपने इस बात को समझा होगा। ये आपका तीसरा रूल था। और किताब में जाइए, एक्सरसाइज करिए, आपको कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है, है ना? इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैं चलता हूं आपको अगले चौथे रूल की ओर। अब बड़ा टॉपिक है, धैर्य बनाए रखिएगा, एक बार पढ़िए, मस्त रहिए जीवन में। और यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। जस्ट हम उसको शुरू कर रहे हैं, बहुत मैं हूं तो आसान ही होगा। चैलेंज करता हूँ, बात नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं यूज ऑफ इन्फिनिटिव टू का। इन्फिनिटिव टू का यूज हम देखते हैं, सिंथेसिस का ये चौथा नियम है शायद। तो इन्फिनिटिव का मतलब टू होता है बच्चे। बुरा मत मानिए, चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी बात के लिए, मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ, है ना? जोश जोश में निकल जाता है। चलिए, है क्या कि टू माने होता क्या है बच्चे? मैं थोड़ा सा टू से रूबरू कराता हूँ, आपने टू बहुत देखा होगा। टू माने होता क्या है, जैसे मैं इस टू की बात कर रहा हूँ। टू टू माने होता बच्चे के लिए, सुना होगा टू माने के लिए। जैसे दिस इज टू यू, ये आपके लिए, दिस इज टू यू। तो टू माने के लिए। टू माने
तक भी होता है बच्चे, टू माने तक होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल तक जाता हूं, उसका मतलब तक है। टू माने सेवा में, देखिए जान लीजिए, आप नहीं लिखते टू द प्रिंसिपल यानी सेवा में प्रधानाचार्य, तो टू माने सेवा में। टू माने से भी होता है, जैसे आई मीट टू यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो देखिए टू के कई अर्थ होते हैं, उनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, आप गौर करिए। देखिए अब मैं कह सकता हूं कि टू तो हम यहां जो यूज करने वाले हैं तो किसी रीजन में यूज करेंगे। रीजन माने कोई कारण हो, यहां पर कोई पर्पज हो, पर्पज यानी आप जानते हो उद्देश्य, या कोई रिजल्ट हो, रिजल्ट माने कोई परिणाम की बात की जाए। देखिए बस आप गौर करिए, मैं साबित करता हूं इन चीजों के लिए कि टू माने कहां कहां यूज होगा। जैसे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं लिखता रहता हूं। देखिए टू कहां लगता है, टू पहली बात तो यहां पर जब हम इन्फिनिटी टू पढ़ रहे हैं तो एक मैं नोट करके लिख दी बात, नोट ये जो आपकी मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब, उसका जो फर्स्ट फॉर्म है उसी पर लगेगी। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में टू ऐड होगा प्लस टू। जैसे एक शब्द है सी, सा, सीन, ये देखने का आप जानते हो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन्फिनिटी टू इसमें नहीं लगेगा, इन्फिनिटी टू इसमें लगेगा, ओनली इसमें लगेगा। क्लियर हो जाइए इस बात को लेकर के, ठीक है ना। चलिए एक दो वाक्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे राहुल, यहां पर एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, सॉरी, राहुल वेंट टू प्रयागराज, प्रयागराज वही जहां कुंभ लगा है, तो सबको ये आ रहा है राहुल वेंट टू प्रयागराज, राहुल प्रयागराज गया। अब अगला वाक्य मैं लिख देता हूं, ही सा द कुंभ मेला, उसने वहां कुंभ मेला देखा। राहुल वेंट टू प्रयागराज एंड ही सा द कुंभ, कुंभ मेला देखा। तो यहां पर क्या है, यहां पर उसका एक उद्देश्य है, यहां पर क्या है एक पर्पज है, उसका उद्देश्य है, तो उसके लिए मैं टू यूज करता हूं। जैसे राहुल वेंट टू प्रयागराज। अब यहां मैं लिख दिया, मैंने याद करिए कि टू लगाना है तो इस पर नहीं लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, तो यहां पर तो सा आया है। देखिए दो दो मेन वर्ब आई है, कौन मेन वर्ब, कौन फाइनाइट वर्ब, वेंट भी आया है, सा भी आया है, दोनों पर टेंस का असर है, सब्जेक्ट का असर है। तो हमें क्या करना है, अब बताइए, एक को खत्म करना, नॉन फाइनाइट बनाना है। तो इसे हम यहां लिख दिया सी और उसके पहले बच्चे लगा दिया टू। तो सी के पहले जो मैंने टू लगाया यही है इन्फिनिटिव टू का यूज, टू सी द कुंभ मेला। एकदम आसान था, और ये कैसा था, ये वाला यूज था टू का, उद्देश्य था, उसका उद्देश्य क्या था, जब प्रयागराज गया तो क्या लेने गया, देखने के लिए गया, तो उसका उद्देश्य था देखने के लिए, है ना। आप समझ रहे होंगे इस बात को, इस पर गौर करिए। हमने यहां से शुरू किया तो उसके तो मैं कई अर्थ बता दिया, जानना भी चाहिए। तो इसका रीजन हो सकता है और पर्पज हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है ना।
आइए हम और दो जैसे रिजल्ट के लिए हम एक दो इस्तेमाल देखते हैं। आप इसे थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए कुछ कारण और परिणाम के उदाहरण आपके सामने हम उसे व्याख्या कर रहे हैं। आप समझिए क्या है कि जैसे हमने पर्पज का तो बता दिया, पर्पज जो कुंभ मेला वाला अभी बनाया ना आपके सामने। अब देखिए हम देखते हैं कि कारण का क्या हो सकता है। कारण का क्या, जैसे ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया भाई। ही बिकेम वेरी हैप्पी, हैप्पी हुआ, खुश हुआ। ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज मैरिज, उसने अपने विवाह का समाचार सुन लिया कि भैया तुम्हारी शादी लग गई, शादी होगी अब उसके साथ। समझ रहे हो, खुशी तो होती है भाई। किसी ने कहा है ना कि कान तरस गए एक सेंटेंस सुनने के लिए। बोलो, कान तरस गए एक सेंटेंस सुनने के लिए। बताऊं सेंटेंस क्या है? मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी लड़के को बुलाओ, ये वाला सेंटेंस है ना। तो खुशी तो होगी। तो देखिए अब मैं यहाँ इंफिनिटिव का यूज करता हूँ, शादी बाद में होगी आपकी। चलिए यहाँ ही बिकेम वेरी हैप्पी टू, टू इंफिनिटिव का यूज मैंने कर दिया। ये सेकेंड फॉर्म बच्चे, सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड लगेगा, नहीं लगेगा। टू हियर, कुछ समझे, इसमें लगेगा, इसमें। यही क्या था सेकेंड, हियर द, सॉरी सर, यहाँ न्यूज ऑफ हिज, यहाँ पे हिज आएगा, हर्ड द न्यूज ऑफ हिज मैरिज, ऑफ हिज। तो देखिए समझाना ये है कि कारण, खुशी का कारण क्या था। तो देखिए ये जो उसमें कारण होगा तो टू का हमने इसलिए इस्तेमाल किया। कहां पर किया? यहां पर बच्चे यहां पर, ये देखिए ये टू, तो यही तो इन्फिनिटी टू है। तो ये टू किस लिए यूज हुआ है? कारण के लिए, कि वो प्रसन्न हुआ, उसका वजह था सुनना, खबर सुनना शादी की, है ना। अब अगला देख लेते हैं। ये मामला थोड़ा सा और मजेदार होने वाला है। देखिए मैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे मैं एज इट लिखा रहने देता हूँ, इसे मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। इसे आप विधिवत पहले नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपने ले लिया। अब क्या बच्चे, एक मजेदार चीज हम आपको समझाते हैं एकदम देहाती भाषा में, तब समझ में आता है। मेरा मानना है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको फिर याद दिला दूं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ, उन बच्चों के लिए जो शहरों में नहीं रह रहे हैं, जो मोटी फीस नहीं दे सकते। याद रखिएगा, क्योंकि क्वालिटी वाला जो कोचिंग है, एजुकेशन है, उसके 1000-1500 रुपये पर मंथ होता है। फीस तो किसी लिए दे देता है कोई, लेकिन गांव देहात में कहाँ अच्छे अच्छे कोचिंग वाले उपलब्ध नहीं, कोई कोचिंग नहीं, तो वो लाभान्वित हो, मैं इसलिए बना रहा हूँ। तो मेरे मन में चल रहा है कि मैं गांव वालों को बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा देहाती यूज कर देता हूँ, है ना। हमारे सामने एक दो वर्ड मैं आपको परिचित कराता हूँ। वो वर्ड ये है एक है बच्चे ये टू। अब ये वाला टू दूसरा TOO वाला। टू का मतलब होता है वेरी, क्या दिखाई दे रहा है? वेरी माने बहुत, टू माने भी बहुत होता है। टू माने बहुत और वेरी माने भी बहुत होता है। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे, है क्या। जैसे मैं कहूं कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज टू ब्यूटीफुल, दोनों का तो मतलब हो कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन मैं आपको एक इसका अंतर बताता हूं कि है क्या, कि जब हम ये टू कहते हैं, ये टू कहते हैं, तो ये नकारात्मक हो जाता है, और ये टू जो है सकारात्मक है। कैसे? अभी मैंने कहा है आपके सामने कि सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, इसका जानते हैं मतलब क्या है? इसका मतलब हम सच में कह रहे हैं कि वो बहुत खूबसूरत है। अगर मैं कहता हूँ सी वाज टू ब्यूटीफुल, इसका मतलब एक और अर्थ है। जैसे आप नहीं गाँव में कहते कुछ सुंदर ही, तो कहते हाँ कुछ ज्यादा नहीं सुंदर यार। इसका मतलब है कि जब हम ज्यादा कह दिए तो हमने क्या कहा, नहीं सुंदर है, ये भाव निकल रहा है। है ना। जैसे आपके घर में खाना बने, सब्जी कैसी थी, तो किसी ने कहा अच्छी थी, अब आपको ना पसंद आई हो, हाँ कुछ ज्यादा नीक रही, समझ रहे हो ना, कुछ ज्यादा ही नीक रही।
तो वो भाव कि मतलब ये लगा देते हैं तो हम बड़ाई ना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दरअसल उसकी बुराई कर रहे हैं। इसीलिए जहां टू लग जाता है वहां क्या होता है, टू का मतलब होता है बच्चे नॉट, नहीं। हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल तो कह रहे हैं, लेकिन टू ब्यूटीफुल अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि नॉट ब्यूटीफुल। क्या मैं समझा पा रहा हूं? टू जहां लग जाता है वहां पर क्या होता है, हम उसकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, दरअसल बुराई कर रहे हैं। मैंने शुरू में एक लाइन कहा है कि अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं मुझ में, तुम्हें ढूंढना है मुझ में क्या क्या, तो आप ढूंढिए भैया। तो मेरा मकसद ये था कि आप टू के विषय में जाने। तो जैसे ये है, मोहन वाज वेरी वीक, मोहन बहुत कमजोर है। एक वाक, ही कुड नॉट जंप, वो उछल नहीं सकता, ये उछल नहीं सका। तो बच्चे हम इसे ऐसे बनाते हैं, देखिए, मोहन वाज, तो यहां तक तो ठीक है। अब इस बेरी की जगह हम क्या कर देंगे बच्चे, टू का यूज कर देंगे। अब टू का मतलब कुछ ज्यादा ही कमजोर है, नहीं समझे, जिस आदमी कहते हैं कि कमजोर है और कहते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं कमजोर है, मतलब काम ना चली, ये भाव है। तो यहां पर टू का ये भाव है। तो मोहन वाज टू वीक, बहुत ही ज्यादा कमजोर है भाई, हद हो गई, निर्गिल्ला एकदम। अब क्या करें, अब यही तो मोहन ही है, तो इसे क्यों लगाए, टू, टू टू इन्फिनिटी लगा दिए परिणाम के लिए। अब रिजल्ट आएगा ना, इसका बता दिए, इसका टू जंप। देखो बच्चे मैं बताऊं, जैसे हमने ये टू लगाया है तो टू का मतलब है नाट होता है, तो जब ये नाट लगभग हम लगा ही दिए हैं तो ये नाट की कौन जरूरत थी, तो इसलिए ये नाट नहीं आया। और क्या किया ये एक फाइनाइट वर्ब थी तो लगा सकते नहीं दोबारा, तो इन्फिनिटी टू लगा के हमने डायरेक्ट जंप कर दिया। तो मोहन वाज टू वीक टू जंप, इसका हिंदी मतलब समझो, मोहन अत्यधिक कमजोर है उछलने के लिए, कूदने के लिए। तो ये वाक्य ऐसे बनते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि जहां टू लग जाता है वहां नाट का भाव आ ही जाता है। देखिए दो बार नहीं नहीं कर देंगे तो हाँ हो जी भैया, आप समझो, तो यहाँ भी नाट आ जाएगा, लगभग यहाँ भी नाट आ जाएगा, तो फिर मोहन कमजोर नहीं मजबूत हो जाए, तो मजबूत थोड़ी करना है, कमजोर करना है। अब बात को समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब थोड़ा सा इसे नोट डाउन करिए, मैं और थोड़ा सा एक दो सेंटेंस में आपको और समझाता हूँ। तो बेरी की जगह हम टू इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार दो एक शब्द और हैं, जैसे बेरी की जगह यदि आ जाए बच्चों एक्सट्रीमली आ जाए, एक्सट्रीमली माने भी अत्यधिक होता है। ये वाक्य मैं आपके सामने पहले पढ़ता हूँ। राहुल वाज एक्सट्रीमली लेजी, राहुल सीमा से ज्यादा कुछ आलसी है, बहुत ज्यादा है, हद कहिएगा, आलसी नहीं महा आलसी है। तो राहुल वाज एक्सट्रीमली लेजी, एक्सट्रीमली का मतलब ये हुआ ये नकारात्मक भाव है। आलस कुछ हद तक ठीक होता है, लेकिन एक्सट्रीमली तो भाई बेकार है। तो क्या हुआ, परिणाम कहीं देख रहे हैं, तो ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, इसीलिए वो क्या हुआ भैया, अपना जो वर्क है उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। तो वही टी डबल ओ का हम प्रयोग करके फिर से, और इन्फिनिटी टू का, दो दो टू का यूज करके हम, तो एक टू ये वाला, एक टू ये वाला, दोनों का यूज होता है ऐसे। तो मैं लिखता हूं जैसे राहुल वाज, अब जैसे वेरी था वैसे एक्सट्रीमली, तो यहां लिख दिया टू लेजी, टू लेजी, अत्यधिक आलसी, टू, फिर इन्फिनिटी ये वाला टू, एक ये टू, एक टू माने के लिए, किसके लिए, परिणाम सूचक के लिए। टू, टू नाट हम नहीं लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने टू ऑलरेडी यहाँ लगा दिया, उसका भाव यही है टू। देखिए मैं पढ़ाने के लिए आपको और समझा दूं ढंग से। बात यह है कि जैसे यह सवाल, यह सवाल सही है, एक बात, यह सवाल सही है, मेरा वाक्य सुनिए, यह सवाल सही है, ठीक है ना, तो सही है, ठीक है। अब मैं इसे दो बार ना करके देखो सही करता हूं, यह सवाल गलत नहीं है, तो इसमें दो बार ना है ना, एक बार गलत और दूसरा नहीं, गलत नहीं है अर्थात है का सही है, नहीं समझ पाया। फिर अच्छा देसी उदाहरण, बनियान पहनते होगे, एक बार उल्टा करो, उल्टा हो गया ना, फिर उल्टा करो, समझ गए ना। हाँ, यानी दो बार किसी चीज को उल्टा करते हैं तो सीधा हो जाती है, तो दो बार किसी चीज को ना करेंगे तो हाँ हो जाएगी। तो इसीलिए इस नाट को और इस नाट को एक साथ नहीं आने देना, नहीं हाँ हो जी, तो ये टू आ गया तो ये नाट ना रही, ठीक है ना। और टू तो इन्फिनिटिव है, टू कुड को हटाएंगे क्योंकि फाइनाइट वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, तो क्या होगा, राहुल वाज टू लेजी टू कंप्लीट, कंप्लीट
हिज वर्क। बच्चों, तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव एडजेक्टिवल फ्रेज पर और इन्फिनेटिव टू पर मैंने किताब के अलावा कुछ अपना भी अनुभव झोंका उसमें, और कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही आपको बताता रहूँ। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं यूं ही थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए रिसर्च करता रहूं, पढ़ता रहूं। देखिए, पढ़ के ही पढ़ाया जा सकता है, पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उम्र जो भी हो। तो इन्हीं अच्छी भावनाओं के साथ, इन्हीं अच्छी शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।